चलिए, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन का कौन सा कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, मतलब ऑर्बिटल के टर्म में, राइट, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के टर्म में बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, covalent bond is formed, covalent bond is formed by overlapping of valence atomic orbital, by overlapping of valence atomic orbital। अब एक मिनट, इसी पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में ही अब यहाँ पे एक टर्म आ गया वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को क्या पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। बट ए था डिफिनेशन फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, राइट, नॉट फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कुछ और भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट। ये तो याद ही होगा, अभी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए हैं। डी ब्लॉक के लिए हम लोग पेनल्टीमेट ऑर्बिट का भी लेते थे, इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसेल का इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहां पे लिखिए, ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट are valence atomic orbital, but this definition valid for S and P block element। इसका मतलब है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होगा, तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि कल मैं बोल रहा था, राइट। ओके, तो इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का मतलब होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिकल के नेचर में रहेगा या क्लाउड के नेचर में रहेगा, वेव के कैरेक्टर में क्लाउड रहेगा। तो इसको हम लोग सीखेंगे। सेकेंड पॉइंट बनाइए, एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, an atomic orbital of one atom overlap with atomic orbital of other atom atomic orbital of other atom containing one electron, containing one electron, other atom containing one electron with opposite spin। तो जनरली देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक एटम में, हाँ मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विथ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ये सेकेंड पॉइंट था, तो फर्स्ट पॉइंट में ही वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल लिखवाया था, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो अब हाँ दिस डिफिनेशन वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि किसी एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा तो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, अब बाद में वो आपस में पेयरिंग करेगा। तो ऐसा क्यों? अपोजिट स्पिन के पीछे वजह यह था कि हम लोग जो बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ बोलते हैं या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? तो कहीं पे अगर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया जाता है। ओके, अब 1 मिनट रुकिए, छोटा छोटा बात से कैसे क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही आप बोलेंगे सर जब पेयर हुआ तो आपने तो सिखाया है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा सेम बॉक्स में। तो अब ये इसके ऑर्बिटल में रहेगा या इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में? तो मैं बोलूँगा ना इसके रहेगा ना इसके रहेगा। अब ये मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा, करेक्ट। जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तभी तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल, विच ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? यस। तो एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द, मैं यहाँ पे लिखा था ना इस तरफ कि भाई केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म, तो भाई केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म में एक वजह तो ये था कि लुईस का कॉन्सेप्ट फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, एक और वजह है और वो वजह है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, कौन करेगा? जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी था, पॉजिटिव स्पिन रहेगा वो करेगा, करेक्ट। चलिए 3rd पॉइंट लिखिए। बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल, 3rd पॉइंट पे लिखिएगा था, नहीं 3rd पॉइंट ये लिखिए, ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस, ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस between fulfilled atomic orbital, overlapping may also takes place between fulfilled atomic orbital and vacant atomic orbital, or between fulfilled atomic orbital and half filled atomic orbital। इसका मतलब ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हो सकता है? एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट रहे, दूसरा वैकेंट रहे, इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कल मैं बात कर रहा था, राइट। किसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास नहीं है, राइट। यहाँ देखिए, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं स्टूडेंट, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द पार्टनर डोनेट करता है। ये तो डोनेट नहीं, इसका मतलब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट रहा होगा, इसका फुलफिल्ड रहा होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट बोला कि ओवरलैपिंग में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन व्हाट, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बिटवीन फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस टाइप का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो बोले सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, राइट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो वन ऑफ द पार्टनर को ही देना पड़ेगा। तो नीचे नोट करके एक यहाँ पे पॉइंट बना लीजिए, उसी पॉइंट में बाय ओवरलैपिंग ऑफ फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, बाय ओवरलैपिंग ऑफ फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल and vacant atomic orbital, coordinate bond can also form by overlapping of fulfilled atomic orbital and vacant atomic orbital, coordinate bond can also form। अब देखिए, आप बोले कि सर मस्ट क्यों नहीं बोल दिए, कैन बोले? तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज काइंड ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। बट इस टाइप के सिचुएशन से कहीं कहीं पे पाई बॉन्ड भी बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सिर्फ अगर मैं यही बात बोल दूंगा तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मस्ट, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या बोला, कैन भी, मतलब ये भी बनता है और भी कुछ हो सकता है, करेक्ट।
देखिए, चीज़ों को अगर आप हर एंगल से देखे हुए हैं तो थोड़ा सा बातों को रखने के लिए बहुत कुछ सोच के रखना पड़ता है एज ए टीचर, राइट। चलिए, अब देखिए क्या होता है कि पॉइंट से ही पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है? तो सर ओवरलैपिंग करने की वजह से बन रहा है, राइट। इसका मतलब सर ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, राइट। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, ओवरलैपिंग जो प्रोसेस से हो रहा है वो प्रोसेस ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनना है तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो दो ऑर्बिटल के बीच में तो वीक बॉन्ड बनेगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। इस पर स्टार दे दीजिएगा, इस पॉइंट को मैं 2-3 बार लेकर आऊंगा। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत तगड़ा सॉल्व करेंगे। इस पे जो इस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ाऊंगा 10 मिनट, और उस पर आपको क्वेश्चन असाइनमेंट मिलेगा। क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, एस ओवरलैपिंग और एस पी ओवरलैपिंग, एस एंड पी किससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। विल बी बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। कौन सा बॉन्ड का? कोवैलेंट बॉन्ड का। चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, राइट। तो अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ओवरलैपिंग कम होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम रहेगा, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा या कम होगा? तो एक्सटेंट ऑफ लिखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ओवरलैपिंग and type of atomic orbital involved in overlapping and type of atomic orbital involved in overlapping। अब यहाँ पे मैं बताया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो मैंने क्या लिखा बोली? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वो उसका ओवरलैपिंग करने का तरीका क्या है। तो आपको भी शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है, राइट। और सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। अब पाई बॉन्ड बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से। तो पहला बात तो इस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है या लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, करेक्ट। और दूसरा बात कि ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, करेक्ट। इसलिए पूरा सेंटेंस को मैंने कंप्लीट कर लिया, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कुछ पॉइंट। अब एक और पॉइंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन in a fulfilled atomic orbital, paired electron in a fulfilled atomic orbital
may at first be unpaired, and goes into excited state, and then overlapping takes place, इस पॉइंट को फिर से देखिए। चलिए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द रीजन ये भी होता है फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप होगा, राइट। तो सबसे पहले इसके जो लास्ट पॉइंट में लिखवाया उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, और वो एग्जाम्पल आपके बहुत काम का रहेगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है और 2s2 होता है और 2p2 होता है। और अगर इसका बॉक्स बनाएंगे तो इसमें हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है, राइट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ अगर बॉक्स बनाकर दिखाते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स के अकॉर्डिंग ए होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं पढ़ाया हूं वो किस स्टेट का रहता है? जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंड स्टेट, राइट। बट ग्राउंड स्टेट में जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही क्यों बात कर रहे हैं? आंसर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, राइट। बट ग्राउंड स्टेट में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो सर ग्राउंड स्टेट में ओनली 2 अनपेयर्ड। तब तो कार्बन को ऑलवेज 2 वैलेंसी शो करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कि वन ऑफ द रीजन केमिकल बॉन्डिंग होने का है फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ 2 वैलेंसी शो करना चाहिए था, राइट। लेकिन कार्बन तो ऑलवेज 4 वैलेंसी शो करता है। और अगर हम लोग एनर्जी का बात करेंगे तो n+l रूल अगर लगाते हैं तो इसका 2 + 0 = 2 वैल्यू रहेगा, और इसका कितना 2 + 1 = 3 वैल्यू रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल 2s और 2p में किसका एनर्जी का लेवल ज़्यादा है? सर 2p का एनर्जी लेवल हायर है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन कार्बन तो ऑलवेज कितना वैलेंस जानते हैं कार्बन का आप लोग? बोलिए 4। तो 4 तो तभी पॉसिबल है ना, 4 बॉन्ड वो बना रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा, कोवैलेंट में दोनों को देना पड़ता है, दोनों को अपना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा बिजनेस में, नहीं इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ चला जाए, 1 इलेक्ट्रॉन 2s से अगर 2p में चला जाए, अब ये मत बोलिए सर 2d में क्यों नहीं भेजेंगे? 2d है ही नहीं कार्बन के पास, d है। तो 2s से 2p में खुद से जाएगा या एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। और जब किसी भी तो आप तो एक बोर मॉडल पढ़े होंगे, एक डिफिनेशन, एनी एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट, एनी एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, राइट। ग्राउंड स्टेट से जिसका भी ज़्यादा एनर्जी रहेगा उसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। तो अगर कार्बन जो ग्राउंड स्टेट में था उसको आप एनर्जी बाहर से दे रहे हैं तो उसका एनर्जी लेवल कम रहा या ज़्यादा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट? ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाए। तो कॉमन सेंस की बात, आपको 100 रुपया में 50 रुपया मैंने दे दिया तो पैसा कम होगा या बढ़ेगा लेवल? इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग अगर एनर्जी सप्लाई करते हैं, अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं किस प्रोसेस के लिए? सर कार्बन को एक्साइट करने के लिए। वजह सर 4 अनपेयर्ड चाहिए, क्योंकि कार्बन ऑलवेज कितना वैलेंसी शो करता है। लेकिन ये किस टाइम पे चाहिए? सर जिस टाइम पे कार्बन बॉन्ड बनाते रहेगा, राइट। तो किस स्टेट में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। तो उस टाइम पे जो हम लोग बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं वो एक्चुअली ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो भी हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं उस एनर्जी का नाम होता है
एक्साइटेशन एनर्जी, राइट, इसको लिखना है। और एक्साइटेशन, जब आप इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर चले गए, तब अब 2s में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1, 2s 1, और 2p में ए इलेक्ट्रॉन आकर क्या नीचे की तरफ रहेगा या ऊपर की ही तरफ रहेगा? किस रूल को वैलिड बनाने के लिए? सर, होर्न्स रूल, राइट। चलिए, तो आप बताइए, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, हम लोग बोलते ना बच्चे तो बहुत आसान क्वेश्चन था, छूट गया। आसान नहीं था, उसके बारे में हम लोग सही से जाने नहीं थे और ना ही पढ़े थे। क्वेश्चन अगर आपको यही पूछ लिया जाएगा कि कार्बन ऑलवेज अपना वैलेंसी चार्ज शो करता है, पहला ऑप्शन ग्राउंड स्टेट, सेकंड ऑप्शन एक्साइटेड स्टेट, सी बोथ, डी नॉन ऑफ दिस। तो कार्बन जब भी 4 वैलेंसी शो करेगा तो 4 अनपेयर्ड के लिए किस स्टेट में उसको जाना पड़ेगा? इसका मतलब एक यस, एक्साइटेड स्टेट, करेक्ट। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन गोज फ्रॉम वेयर टू वेयर? ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, राइट। और उसका एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी 4 होता है, ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 4 नहीं होगा, करेक्ट। तो नोट करके एक लाइन लिखिए, कार्बन एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, carbon at the time of bond formation goes from ground state to excited state, goes from ground state to excited state. And then showing valency equal to 4, and then showing valency equal to 4. ठीक है, क्लियर ना? इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं पढ़ाने के टाइम पे 2s1, 2px1, 2p/1 एंड 2pz1 लिखना शुरू करूं बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे, तो कोई प्रॉब्लम है कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का? आप तो यहाँ पे बता दिए कि एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। बोलिए, क्लोरीन का वैलेंसी क्या क्या होता है? सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हैलोजन ग्रुप है, राइट, वेरी गुड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ध्यान से समझिएगा, एक बोर्ड पे वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो ऑलरेडी पहले आया हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए ही, लेकिन कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल वही लूँ जो कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? नोटबुक पढ़ने के बाद ऐसा फील हो एग्जाम में कि हाँ देखा हुआ टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ इसका पास भी 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7। तो सबसे पहले क्लोरीन के लिए बात करते हैं, फ्लोरीन से यहाँ स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले क्लोरीन का वैलेंसी आप क्या क्या जानते हैं? मतलब कितना क्लोरीन का वैलेंसी होता है जानते हैं तो बोलिए, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है। वैलेंसी नेवर बी निगेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। वैलेंसी पूछ रहे हैं। आप में से कोई एक स्टूडेंट बोल रहे थे, बोलिए, बोल के रुकिएगा नहीं, मैं सुनना शुरू कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 सब 1 to 7। वेरी गुड, 1 3 5 and 7, ओके, 1 3 5 and 7, नॉट 1 2 3 4 5 6 7। सर सबको ले लेते हैं, दुर्गा पूजा का माहौल है। कुछ लग ही नहीं रहा कि पूजा भी है बाहर में। चलिए अब यहां देखिए, पहले फ्लोरीन का, तो इसको मैं प्रूफ कर दूंगा। देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
इन तीनों का वैलेंसी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, बट फ्लोरीन का ऑलवेज वैलेंसी 1 रहेगा। कितना? ऑलवेज वैलेंसी इक्वल टू 1। इन तीनों का क्या रहेगा? 1, 3, 5 एंड 7। तो फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p5 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और एक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किस ग्रुप का है? तो सर पी, किस ब्लॉक का है? तो सर पी ब्लॉक का है, राइट। तो ये हो गया 2s2 और 2p5 को कैसे लिखेंगे? बोलिए स्टूडेंट, हाउ मेनी अनपेयर्ड आउट ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही बात करना है, आउट ऑफ 1, इसका मतलब है कि इसका वैलेंसी शुड बी वन ऑफ द वैलेंसी शुड बी 1। लेकिन अगर और भी ज़्यादा वैलेंसी अगर करना चाहते तो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड होना पड़ेगा, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड, राइट। और पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड होने के लिए कोई तो खाली डब्बा रहना चाहिए जहां पे आप भेज सकते हैं। बट आपके पास पीछे तो भेजेंगे नहीं, पीछे का तो 1s था, वो बिल्कुल फुलफिल्ड था, तो आप भेजना होगा तो आगे ही भेज सकते हैं। 2p के बाद तो d ही आ सकता था, राइट। p के बाद तो यहाँ पे, लेकिन फ्लोरीन के पास फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 होता है, उसके पास d ऑर्बिटल है क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही 2 है, 3 नहीं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? 2 है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल है ही नहीं था। जब d ऑर्बिटल नहीं था, क्या आपके पास खाली बॉक्स है जहाँ पे इसको भेज पाएंगे, या इन सबको नहीं भेज पाएंगे? ऐसे थोड़ा सर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देते हैं, तो उसको जगह भी तो दीजिएगा बॉक्स बनाकर कि खाली डब्बा है यहाँ तुम रहो, राइट। बट आपके पास है ही नहीं d ऑर्बिटल। दिस इज द रीजन, कितना सटीक हो गया कि फ्लोरीन ऑलवेज शोइंग वैलेंसी 1 ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू लैक ऑफ d ऑर्बिटल, करेक्ट। बिकॉज उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इट कैन नॉट बी अनपेयर्ड, राइट। तो यहां पे नीचे एक लाइन लिख लेंगे, फ्लोरीन ऑलवेज शोइंग आप लोग कैटलिस्ट को पब्लिसाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से सिलेबस ख़त्म करूंगा, क्योंकि पहले भी थोड़ा बहुत डाउट एक आध दो स्टूडेंट को हो रहा था कि सर शुरू होगा या नहीं होगा। शुरू हुआ, और क्या कम शुरू हुआ या बहुत धमाकेदार तरीके से शुरू हुआ हो गया है। तो वैसा ही जो सिलेबस कवर होगा, ये पब्लिसिटी मैं कर रहा हूँ कैटलिस्ट का अपना, बहुत और बढ़िया से सिलेबस को फिनिश करूँगा और तरीके से पढ़ा के भेजूँगा, इंटरेस्ट लेकर जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा। इसलिए आपके फीडबैक से अगर 2-4 बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग का भी फैकल्टी का कल्याण हो जाएगा। इट्स टफ टाइम। लिखिए, द फ्लोरीन ऑलवेज शोइंग वैलेंसी इक्वल टू 1 बिकॉज पेयर्ड अप electron cannot be unpaired। paired of electron किसका? paired of electron of what? valence electron, right। paired of electron of valence electron cannot be unpaired किसके वजह से? due to lack of d orbital। तो ये था फ्लोरीन ऑलवेज वैलेंसी 1 क्यों शो करता है। यहाँ तक आइए फर्स्ट। अब देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में तीनों में अलग अलग दिखाने का रिक्वायरमेंट है, या किसी एक का हम लोग प्रूफ कर देंगे तो बाकी समझ में आ जाएगा आपको, और सबका मैं एग्जाम्पल भी लूँगा। क्लोरीन का ले रहा हूँ क्योंकि इस पर
इसी बात को बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट किया गया है, ठीक है। और जब तक यहाँ पे नहीं समझाएंगे तब तक ये चीज़ बात समझ में नहीं आएगा, क्यों 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या सिर्फ पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखें या सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लिखने से हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पी ब्लॉक का है, राइट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का तो यही है ना, 3s2 3p5। तो 3s2 3p5। लेकिन स्टूडेंट बताइए, क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम, आप ही से इस क्वेश्चन को डील कर लूँगा। सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3rd है, राइट। तो आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया हूँ कि जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर आता है उतना ही उसमें सबसेल होता है, करेक्ट। इसका मतलब क्लोरीन के 3rd ऑर्बिट में 3 सबसेल है, एस भी है, पी भी है और डी भी है। और दूसरी बात है कि डी के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था ग्राउंड स्टेट में, राइट। बट इसके पास घर तो अवेलेबल है, 3d वैकेंट है। तो अब यहां देखिए, इसका मतलब है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। दैट्स वाई इसका वैलेंसी कितना है यहाँ पे, 1 है, करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं बाहर से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर यहाँ का इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके यहाँ पहले भेजें या यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके यहाँ भेजें। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए, n प्लस एल का वैल्यू, इसका n प्लस एल का वैल्यू 3 है, इसका n प्लस एल का वैल्यू 4 है, और इसका n प्लस एल का वैल्यू 5 है। तो n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, राइट। तो n प्लस एल के वैल्यू का डिफरेंस बताएगा और सबसेल के बीच में एनर्जी का गैप, राइट। तो 3p और 3d के बीच में एनर्जी का डिफरेंस के बीच में एनर्जी का डिफरेंस, किसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो सर इसका तो n प्लस एल का वैल्यू का डिफरेंस 2 है, राइट। 5 - 3 = 2, राइट। और इसका डिफरेंस 1। तो किसके बीच में एनर्जी गैप कम है, सर इसके बीच में एनर्जी का गैप कम है, राइट। तो जब आप एनर्जी सप्लाई करना शुरू करेंगे तो पहले कम एनर्जी गैप वाला इलेक्ट्रॉन फ्लाई करेगा या यहाँ से पहले फ्लाई करना शुरू करेगा, तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ भेजेंगे, करेक्ट। और ये जाने के बाद, तो यहाँ के बाद जब हुआ तो एक क्लोरीन का एक्साइटेड स्टेट हो गया, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहला बार हम लोग ऐसा काम किए, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा क्लोरीन का, सर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा 3s2। सब सारे स्टूडेंट ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पार्ट से 5 चैप्टर भी कोई कर लिया बढ़िया से, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस सब से मिला के 45 क्वेश्चन में कम से कम तो 9 क्वेश्चन तो रहता ही है, 8 to 9, और फ्री में मार्क्स, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, राइट। अब बताइए, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3। तो अब समझ में आ गया कि 1 के बाद 2 क्यों नहीं बोले। अब फिर से एनर्जी दे रहे हैं, तो एक्साइटेड है, इसको अगेन एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसको एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बोलेगा या सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा, बस इसको नीचे की तरफ लेके जाएं या ऊपर की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन ऊपर है तो बाकी इलेक्ट्रॉन का भी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, राइट।
अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो जाएगा कि क्लोरीन का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? मतलब कि कितने परसेंट बच्चे को दिमाग क्लिक करेगा कि एक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें भी एक कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही पढ़े हैं, एक्साइटेड स्टेट कहाँ से आ गया, राइट? अब हाउ मेनी अनपेयर्ड? सर देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब फिर से एनर्जी सप्लाई करेंगे तब जाकर यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, इन सब एक्साइटेड स्टेट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एनर्जी कम सप्लाई करना पड़ेगा, सर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं, क्यों? गैप डिफरेंस ज़्यादा था, राइट? तो ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, तो मोटामोटी सबको पता होता है 1357। यही पूछा जाएगा कि क्लोरीन अपना वैलेंसी 7 शो करता है किस स्टेट में? फर्स्ट एक ग्राउंड स्टेट, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड या थर्ड, किस में शो करता है? या अभी ना, अभी तो सब समझ में आ गया, कहानी ही पूरा पता चल गया। ये बात मई तक याद रहे तब ना। रहना पड़ेगा। उपाय क्या है आप लोगों के पास? बहुत मेहनत कीजिए और एक की पॉइंट, डॉक्टर बनना तो डॉक्टर ही बनिएगा, चाहे लाइफ में जो भी काम करना पड़े हार्ड वर्क करके। अभी नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, मैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक ड्रीम होता है, उसके लिए हार्ड वर्क करिए। अभी ये सब दिमाग में मतलब ये होगा ही नहीं होगा, अभी आपका काम है कॉन्सेप्ट डेवलप करना। चलिए, ये था पूरा क्लोरीन का सिचुएशन। तो जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था कि पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन may also be unpaired before overlapping of orbital and goes into excited state, उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन ग्रुप का, राइट? चलिए इस यहाँ तो दिखाइएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तब तो इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जाने से पहले अपना इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट? इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन को उल्टा कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है? इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप जब पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और इसका स्पिन ऐसे है, एक और हाइड्रोजन है, इसका भी स्पिन इनिशियली पैरेलल था, राइट? दोनों का सेम डायरेक्शन में स्पिन, करेक्ट? लेकिन एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनाने लगेगा तो इसमें दोनों में से कोई एक वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन को ऑटोमेटिक अपोजिट कर लेता है, करेक्ट? इसलिए पैरेलल स्पिन भी रहेगा तो एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन वो पैरेलल ही रहने देगा या ऑटोमेटिक रोटेट कर लेगा, करेक्ट? वैकेंट में ही जाएगा। क्यों वैकेंट में? अनपेयर्ड, पेयर्ड अप अनपेयर्ड होकर वैकेंट में क्यों जाएगा? जो फुलफिल रहेगा, यहाँ देखिए फुलफिल रहेगा और इसको अनपेयर्ड करना है, तो फुलफिल वाले को यहाँ पे फुलफिल में भेज पाएंगे क्या? एक इनका क्वेश्चन है, एक इनका क्वेश्चन है। हम आना जो वैकेंट अगर नहीं रहेगा ये तो इसमें जाएगा क्या? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर जाएगा, राइट? इसलिए पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो कहाँ जाएगा? सर उसके लिए खाली कंप्लीट खाली बॉक्स होना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से ही भरा है ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट? अब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉक्स में, राइट? अच्छा, यहाँ पे ऐसे तो हाँ बिल्कुल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, राइट? एनर्जी जब आप सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक बात है, एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर बगल में खाली बॉक्स है तब तो खाली वाले में जाएगा हुल रूल को फॉलो करते हुए, राइट? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन देख रहे थे
कि 3D में मैं अपने पढ़ा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दिया था 3D में 3D1, बट वहाँ पे जब सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो क्या उस एक इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग किया या अनपेयर्ड रखा, किस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, हुन्स रूल को, राइट। लेकिन सर एक अब आपका कि सर एक ही बॉक्स है मेरे पास और उसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप एनर्जी सप्लाई करेंगे। एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये मेरे काम का बात नहीं है। बट क्या बोले, नहीं तो अब उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे उसके लिए हम लोग, चूँकि हम लोग का टारगेट क्या था, हम लोग का टारगेट था वैलेंसी के लिए, इसलिए वहाँ पे उस बात को मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है। देखिए हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन अब ऐसी चीज़ पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे जो मेरे काम का उतना नहीं रहेगा। अब कोई पूछेगा कि नहीं फ्लोरीन को गर्म करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ का इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि वहाँ का इलेक्ट्रॉन आइटम से ही डिटैच हो जाए, ऐसा भी तो होता है। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन बोलिए तो 11। आप इमेजिन कर सकते हैं अर्थ पे कि 11 का 11 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा सोडियम से, नहीं, अर्थ पे नहीं हो सकता है, बट स्टार में हो सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर करोड़ डिग्री सी में रहता है। कितना, तो वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट हो सकता है, उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन, अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, लाइक 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 का 11 आउट हो सकता है, बट ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। तो होने के तो कुछ भी हो सकता है, बट वो मेरे काम का नहीं है। चलिए अब लिखिए टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट ओवरलैपिंग कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग। सिर्फ दोनों के लेके एक लाइन लीजिए, लिखिए, फिर मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूँ। एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए लिखिए, एक्सियल ओवरलैपिंग, एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा। एक्सियल ओवरलैपिंग is also called end to end, ending point, end to end और face to face overlapping, end to end और face to face overlapping। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एक्सियल ओवरलैपिंग टेक्स along molecular axis, axial overlapping takes place along molecular axis. It means in axial overlapping orbital should be oriented along, it means in axial overlapping orbital should be oriented along molecular axis। ओरिएंटेड, मैं इसको समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए। ऑर्बिटल शुड बी ओरिएंटेड अलोंग मॉलिक्यूलर एक्सिस। लैटरल ओवरलैपिंग में लिखिए, lateral overlapping is also called side-wise overlapping, is also called side-wise overlapping। ये पहला पॉइंट हुआ। एक और पॉइंट, lateral overlapping is also called side, SIDE, side-wise overlapping। एक और पॉइंट लिखिए,
lateral overlapping takes place perpendicular to the molecular axis, takes place along perpendicular to the molecular axis. Okay स्टूडेंट, इसका मतलब कि लैटरल ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल को किसके लॉन्ग होना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा या मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा? ओरिएंटेशन, इट मीन्स फॉर लैटरल ओवरलैपिंग, orbitals should be oriented along perpendicular to the molecular axis. लास्ट फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट मीन्स फॉर लैटरल ओवरलैपिंग orbitals should be oriented along perpendicular to the molecular axis. अब नोट करके यहां देखिए, एक्सियल ओवरलैपिंग results the formation of, very good, sigma bond. चलिए, रेशमा बेगम ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपका जो अनसैचुरेशन फैक्टर का जो डाउट है वो ऐसे भी अनसैचुरेशन फैक्टर दोबारा पढ़ाऊंगा जब आइसोमरिज्म शुरू करेंगे, ठीक है? हो गया? हाँ, लेकिन नहीं, ऐसे भी उसको मुझे पढ़ाना ही है, क्योंकि अनसैचुरेशन फैक्टर मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़ाया हूँ, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन में ही यूएफ रहेगा। जहाँ भी पाई बॉन्ड रहेगा वहाँ पे यूएफ रहेगा, राइट? तो पाई बॉन्ड तो सी डबल बॉन्ड ओ में भी हो सकता है, इसलिए उसके लिए आइसोमरिज्म में मुझे उस पार्ट को कवर करना है, करेक्ट? तो लैटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? लैटरल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। चलिए, अब यहाँ पे एक टर्म जो आ रहा है बार बार कि सर मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होता है? बोलिए स्टूडेंट। देखिए 99% केस में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। किसके बनने के बाद कौन बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद। बट यहाँ से एक दिमाग में बात बैठ जाएगा इन जनरल, क्योंकि सिग्मा कंप्लीट बनेगा तब पाई बनेगा। इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 और पाई बॉन्ड का उससे कम रहना चाहिए, मतलब सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज 1 रहना चाहिए। बट 2019 में एक एमओटी में क्वेश्चन आया है जिसमें पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। ओके, वो मैं क्वेश्चन लूँगा, लेकिन फिर से एक बार 99% केस में कि कौन सा बॉन्ड बनने के बाद कौन सा बॉन्ड बनेगा? पहले सिग्मा बनेगा और फिर कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, करेक्ट? तो यहां देखिए, मान लेते हैं कि 2 एटम है और 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनना है। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जो भी ऑर्बिटल भेजेंगे उस ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग होना पड़ेगा, राइट? तो एक्चुअल में 2 एटम के ज्वाइन करने वाला लाइन, कौन सा लाइन? 2 एटम के ज्वाइन करने वाला लाइन को ही हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस। ओके,
line joining two atom are called which axis? Molecular axis. Correct? तो फॉर एग्जाम्पल सर ऐसा भी कैसे हो सकता है कि इसमें इस टाइप का सिचुएशन हो, इस टाइप का भी तो कंपाउंड हो सकता है ना, ABC। हाँ तो कोई बात नहीं है, तो इसमें दो मॉलिक्यूलर एक्सिस रहेगा, एक A और B के लिए और एक A और C के लिए, राइट। जिसके लिए जिस टाइम सोचते रहेंगे उस टाइम उसके लिए उसका मॉलिक्यूलर एक्सिस देखते रहेंगे। करेक्ट। तो देखिए इसका मतलब है कि आज के बाद एक लाइन लिख लीजिए, लाइन ज्वाइनिंग टू एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एक्सिस, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो अब एक्सियल ओवरलैपिंग होने के लिए ऑर्बिटल को किस लाइन के अलोंग रहना पड़ेगा? ऑर्बिटल को इस लाइन के अलोंग रहना पड़ेगा। इसका भी ऑर्बिटल इस लाइन के अलोंग और इसका भी ऑर्बिटल इस लाइन के अलोंग, राइट। मतलब इस ऑर्बिटल पे ही ऑर्बिटल को आना पड़ेगा। करेक्ट। बाकी दूसरी लाइन पे नहीं है, इस लाइन पे ऑर्बिटल को आना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन लैटरल ओवरलैपिंग, इसका मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग इस लाइन के अलोंग होगा। एक्सियल ओवरलैपिंग का लाइन ये है, कैसे होगा बाद में। बट लैटरल ओवरलैपिंग किस, अगर इसके बीच ए और बी के बीच मान लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड भी बनना है और पाई बॉन्ड भी बनना है, तो पाई बॉन्ड किधर बनेगा? तो सर अगर ए डबल बॉन्ड बी है, ए डबल बॉन्ड बी है, तो इसमें से वन ऑफ द सिग्मा रहेगा, अदर इज पाई रहेगा। तो सिग्मा बॉन्ड सर इस लाइन के लॉन्ग बनेगा और पाई बॉन्ड सर इस लाइन के परपेंडिकुलर बनेगा। करेक्ट। मतलब इसके इस यहाँ पे इसका ऑर्बिटल, इसका साइड बाय लैटरल ओवरलैपिंग करने के लिए ये अपना ऑर्बिटल को इस लाइन के ऊपर रखेगा और ये भी अपना ऑर्बिटल को इस लाइन से के परपेंडिकुलर ऐसे रखेगा और तब जाकर दोनों पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल होकर साइड बाय ओवरलैपिंग करेगा। करेक्ट। तो चलिए आज के स्टोरी को यहाँ पे बाइंड अप कर रहे हैं। एक कहानी सुनते हुए जाइए। फिजिक्स का क्लास होगा और आरके सर लेंगे, ठीक है। अभी जस्ट 11 बजे से